गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय की 7वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। बच्चों, ये चैप्टर आपने कक्षा 10वीं में भी गणित सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में। तो ये आपका चैप्टर केवल यहाँ पर रिविजन सीरीज समझ लीजिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिसको कम समझ में आया होगा 10वीं क्लास में, वो यहाँ पर और अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, तो एक बार चैप्टर का नाम देख ले रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमारे 3 टाइप के सवालों को हमें हल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका अंकगणितीय अथवा समांतर माध्य। आपने सुना होगा समांतर माध्य या औसत माध्य या अंकगणितीय माध्य। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीन। सबसे पहले हम इसमें अंकगणितीय समांतर माध्य सीखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बताया गया है माध्यिका या माध्यिका का, यानी कि मीडियन। तो ये भी आप कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ के आए हैं, माध्यिका और माध्यिका सुना होगा आपने। तो यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे माध्यिका या माध्यिका, यानी कि मीडियन। तीसरा अंकगणितीय माध्य बताया है बहुलक या भुजक, यानी कि मोड। बहुलक हम उसे बोलते हैं जो आवृत्ति वितरण में सबसे अधिक बार होता है, उसको हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो इसमें हमें अंकगणितीय माध्य अथवा समांतर माध्य, माध्यिका या मीडियन, मीन, मीडियन और मोड, यानी कि बहुलक या भुजक। इन 3 प्रकार के अंकगणितीय मापों की केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की हम गणना करेंगे। तो क्लियर तो बात ये हुई हमारी कि ये आपका चैप्टर पूरा थ्योरिकल ना होगी, प्रैक्टिकल रहने वाला है, यानी कि इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, सवाल ही सवाल मतलब कहने का तात्पर्य। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में क्या रहता है, इसमें हमारे 3 सीरीजें चलती हैं, व्यक्तीय श्रेणी, सतत या खंडित श्रेणी, और एक चलती है वर्गांतर श्रेणी, यानी कि क्लास इंटरवल CI। तो इससे पहले कि समांतर माध्य करें, सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक माप को पढ़ेंगे और एक विधि का इसका अध्ययन करेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगी सबको। सबसे पहले हम समांतर माध्य को देखेंगे व्यक्तीय श्रेणी में, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या रहता है कि आपको एक ही सीरीज दी रहती है, यानी कि इसमें ना तो आपकी खंडित श्रेणी की तरह x और y की मान दी रहेगी, इसमें केवल एक का मान दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आपको इसमें केवल x का मान दिया रहेगा। किसका मान दिया रहेगा? सिर्फ x का, क्योंकि इसमें लिखा ना व्यक्तीय श्रेणी। व्यक्तीय श्रेणी मतलब जिसमें केवल x होगा, इसमें आपकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। x का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिए 10, 12, 13, 15, ऐसे आपकी सीरीज हो सकती है। तो इस टाइप की जो सीरीज होगी वो क्या रहेगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम पहले समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो इसमें हम 2 श्रेणियों में सवाल करेंगे, श्रेणी 3 होंगी वैसे तो इसमें। तो पहली श्रेणी होगी हमारी व्यक्तीय श्रेणी। व्यक्तीय श्रेणी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। व्यक्तीय श्रेणी में क्या करना है कि हमें एक मान दिया रहेगा इस टाइम में 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 जैसा भी ऐसी सीरीज दी रहेगी, और वो हमारा कहलाएगा x का मान। किसका मान कहलाएगा बच्चों? x का मान कहलाएगा। ठीक है, और जैसे हमें व्यक्तीय श्रेणी दी होगी, तो इसमें हमें 2 विधियों से सवाल करना पड़ता है। एक तो डायरेक्ट मेथड से, यानी कि प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है हमारा लघु रीति से समांतर माध्य, यानी कि शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम व्यक्तीय श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से सवाल देखेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे आपको प्रत्यक्ष रीति से इसका फॉर्मूला पड़ेगा, x बार इक्वल टू सिग्मा x/n। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ना, ये होता है हमारे बार का चिन्ह। ये मैंने देखिए लिख रखा है यहाँ पे। ये जो आपको माइनस चिन्ह दिख रहा है, ये हमारा बार का निशान होता है, चिन्ह होता है। और ये जो दिख रहा है ना उल्टा ई टाइप का, ये होता है हमारा सिग्मा। इसको हम स्टैटिक्स में सिग्मा बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ये देखिए
मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये सिग्मा है और डी भंसा करते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक रीति से सिग्मा एक्स बार इक्वल टू एन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एन का मतलब होगा हमारे जितने भी एक्स का मान होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स का मान दिया कितने 10 12 13 15, तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एक्स कितने होगा हमारे 4। तो एन का मतलब यहाँ पे इनकी जो संख्या का टोटल वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक रीति से। दूसरा हमारा होता है लघु रीति से। लघु रीति में थोड़ा सा सवाल हमारा थोड़ा सा कहने को तो ये शॉर्टकट भी दी लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ऐसे सवाल। तो इसमें हमारा फॉर्मूला बढ़ जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यानी कि ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। जहाँ पर डी कैसे आएगा, ये जो डी दिख रहा है ना, ये डी हमारा कैसे आएगा एक्स में से जब ए को घटा देंगे, ए का मतलब होता है एक ऐसा कल्पन मात्र जो एक्स की श्रेणियों के बीचों बीच का मान होता है। ए का मतलब क्या होता है ऐसा कल्पित मात्र जो एक्स की जो श्रेणी दी होगी हम व्यक्ति श्रेणी उसके बीचों बीच का मान हो सकता है। या फिर हम समझ लीजिए कि इस श्रेणी का कोई सी भी वैल्यू हम ये मान सकते हैं, हम चाहें तो इसे ये मान लेंगे, हम चाहें तो इसे मान लेंगे, किसी मतलब 10 से 15 तक के बीच में जो भी संख्या होगी इसको हम वो मान लेते हैं, क्या बोलते हैं अंकगणित का मात्र मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कल्पित मात्र जैसे हमने मान लिया, फिर उसको x की वैल्यू में से घटा दिया जाता है, तो हमारा d प्राप्त यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे हम उसी एक जो हमने कल्पित मात्र माना था उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम अभी हमने अंकगणितीय समांतर मात्र की व्यक्तिगत श्रेणी में जान लिया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हमें मीन फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा। तो हमने उसमें देखा था कि एक प्रत्यक्ष रीति से बताया था मैंने और एक लघु रीति से। इसी तरह अगर मान लो अब आपको उसमें व्यक्तिगत श्रेणी ना देकर, व्यक्तिगत श्रेणी मतलब जिसमें केवल एक मान दिया रहता है, यानी कि वो एक्स का मान दिया रहेगा। ठीक है, उसको हम मध्यमान बोलते हैं, मिड वैल्यू। अब हम देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए खंडित श्रेणी दी हुई है, खंडित श्रेणी में पहले बताया था क्या होगा खंडित श्रेणी जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, इसमें आपको क्या रहेगा कि दो मान दिए रहेंगे। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में अकेला एक्स का मान दिया था, इसमें आपको दो मान दिए रहेंगे, एक्स का मान भी दे रहेगा और एफ का मान भी दे रहेगा। अभी एफ क्या होता है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एफ हमारा शॉर्टकट में लिखा हुआ है, एफ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति विवरण भी आपको इसमें दी रखी होगी। आवृत्ति विवरण का मतलब होता है कि जो भी हमारे मान होंगे उनकी कितनी बार आवृत्ति हुई है, यानी कि वो संख्या कितनी बार आई है, वो दिया रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि सतत श्रेणी है कि व्यक्तिगत श्रेणी है कि खंडित श्रेणी है। खंडित श्रेणी में आपको क्या रहेगा, दो मान दिए रहेंगे एक्स का और एफ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से समांतर मात्र कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति से सूत्र हमारा देखिए मिलता जुलता है, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ, एक्स की जगह आ जाएगा यहाँ पे बीच में एफ आ जाएगा, यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो आपने देखा व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में केवल क्या अंतर दिखाई दिया, यहाँ पे सिग्मा एक्स था व्यक्तिगत श्रेणी में और इसमें खंडित श्रेणी में बीच में क्या गया एफ, क्योंकि इसमें आपको दो मान दिए ना, एक्स का भी दिया और एफ का भी दिया, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब दूसरा अगर मान लो आपको सवाल में क्लियर लिखा होगा कि प्रत्यक्ष रीति से हल नहीं करना है, सवाल हमें लघु रीति या शॉर्टकट रीति से सोल्व करना है, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा। खंडित श्रेणी का फॉर्मूला होता है लघु रीति वाला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, जहाँ पे ए जो हमारा है ये कल्पित मात्र मान लिया जाता है, यानी कि जो हमारे एक्स की श्रेणी होगी उसमें से कोई सा भी एक मान लिया जाएगा, कल्पित मात्र जिसको हम बोलते हैं उसको हम ए मानते हैं। तो यहाँ पे डी कैसे लिखेगा हमारा, डी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए, यानी कि हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी पहला जो मान होगा उसमें से कल्पित मात्र जो हमने ए माना है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू में एफ जो हमारी आवृत्ति है उसका हमें गुणा कर देना है, यानी कि डी में एफ का गुणनफल करना पड़ेगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमारा एफ हो जाएगा।
और जितनी भी आवर्त की संख्या है उनका टोटल कर देंगे तो n आ जाएगा। इस तरीके से हम खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से समांतर मार्ग ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। और अगर वही सवाल में लघु रीति या शॉर्टकट मेथड से कहा गया है तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी दोनों श्रेणियों में अंकगणितीय यानी समांतर माध्य निकालकर सीख लिया है। अब मान लीजिए कभी कभी हमें सवाल और सिंपल दे देते हैं, कभी कभी आपको सतत या वर्गांतर श्रेणी दे देती है सवाल में। सतत या वर्गांतर श्रेणी का मतलब ये कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें क्या रहेगा वर्ग दिए रहेंगे। देखिए वर्ग मतलब ऐसे जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस टाइप का अगर आपको सवाल दिया है तो इसको बोलते हैं वर्गांतर या सतत श्रेणी। तो वर्गांतर या सतत श्रेणी में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला हमारा वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n प्रत्यक्ष रीति में। और वर्गांतर श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम ऐसा ही प्रत्यक्ष रीति का रखेंगे और सेम ऐसा ही लघु रीति का रखेंगे। अंतर केवल ये रहेगा इसमें कि आपको यहाँ पे जो ये x बार दिख रहा है, ये इसमें x दिख रहा है, x की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान यानी कि मिड वैल्यू, इसको बोला जाता है मध्यमान यानी कि मिड वैल्यू। ये आप मध्यमान, ये आपको इसमें नहीं दिया जाता है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इसमें नहीं दी जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये जो दोनों वर्ग दिख रहे हैं ना, ये जैसे ये दिख रहा है, तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 20 को इसमें 2 का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमें x की वैल्यू नहीं दी वर्गांतर श्रेणी में, क्योंकि एक तो वर्ग दिया होगा और दूसरा f की वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हमें x निकालना है तो पहला वर्ग मतलब पहले वर्ग की निम्न सीमा और अगले वर्ग की उच्च सीमा, दोनों सीमाओं को हम जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 30 में अगर हम 2 का डिवाइड करें तो ये हमारा पहला आ जाएगा x का मान कितना है 15। ऐसे दूसरे में 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 2 का भाग देंगे 25। इस तरीके से इसमें हमें x का मान यानी कि मिड वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने केवल इतना जान पाया कि समांतर माध्य निकालने की कितनी श्रेणियाँ हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत या वर्गांतर श्रेणी। इन तीनों के हमने फॉर्मूले नोट कर लिए, सभी को अपने कॉपी में तीनों फॉर्मूलाज को लिख लेना है। और इसके बाद हम सोमवार से अपने अगले वीडियो में इनके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे और उनके संबंध में जो भी प्रॉब्लम होंगी वो आप विद्यालय में आकर मुझसे सीधे संपर्क करके अपने डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।